हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं और धीरे धीरे करके मैं सभी आर्टिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करा दूंगा। तो दोस्तों, जो मैं आर्टिकल लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपी SSC के द्वारा आयोजित किए जाने वाली सभी परीक्षाएं हो, या पेट हो, या SSC हो, पुलिस हो, SI हो, दरोगा हो, या आल कंपटीशन हो, कोई भी दोस्तों कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद और धारा किसको कहते हैं। दोस्तों, संविधान की किताब में जो लिख दिया गया है उसे आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, और कानून की किताब में जिसे लिख दिया गया है उसे धारा कहते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और दोस्तों, उसके बाद नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद दोस्तों, मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51A। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में है। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा, बहुत ही अच्छे से समझा होगा कि अनुच्छेद 1 से 4 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से 4 तक। अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता, 12 से 35 में है मौलिक अधिकार, और 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अर्थात दोस्तों, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और मूल कर्तव्य USSR से लिया गया है, रसिया से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। और दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं तथा उनके नामों में परिवर्तन का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, उनके नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसको भारत में मिला लिया जाएगा। और ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विदेशी राज्य भारत के अलावा कोई दूसरे
देश का राज्य हमारे देश में अगर मिलना चाहता है तो हम अनुच्छेद 2 का पालन करते हुए सबसे पहले उसको अपने राज्य में, अपने देश में मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 कहता है कि अपने देश में जो भी राज्य हैं उन राज्यों को अगर बांटना है, बंटवारा करना है, 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, मतलब अपने देश के राज्यों को, देश के राज्यों के अंदर अगर बंटवारा करना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बंटवारा होगा। जैसे 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा देते हुए भारत में प्रवेश किया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और कहा गया भारत का एक अभिन्न अंग है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिक्किम को मिलाया गया भारत में वह अनुच्छेद 2 का पालन हुआ है। और अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, वो जो है 2 जून 2014 को, तो ध्यान रखिएगा उसमें अनुच्छेद 3 का पालन हुआ है। दोस्तों सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का बंटवारा हुआ, तो दोस्तों वो नए राज्य बनाए गए। तो जब वो नए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जब नए राज्य बनाए गए तब उसमें अनुच्छेद 3 का पालन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 का पालन करेंगे और अपने देश के ही अंदर तोड़फोड़ करना हो, राज्यों का बंटवारा करना हो तो अनुच्छेद 3 का पालन करेंगे। अब दोस्तों आइए अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 14 से लेकर के 18 तक में है। स्वतंत्रता का उल्लेख दोस्तों 19 से लेकर के 22 तक में है। और दोस्तों याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है, 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से लेकर के 28 तक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अनुच्छेद लेकर आया हूं और बहुत ही आसान से आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा। उपस्थित हैं यहाँ पर बिकानू जी उपस्थित हैं, अभय नारायण पांडे जी, अनीता, आरती, पुलकित, अनंत, कंचन, वैष्णवी, नेहा, मनीषा, पूजा, दीपक, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। राहुल, मिथिलेश, आशीष, सभी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। लगे रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अगर मेहनत करेंगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और आप लोग अपना टारगेट बनाइए और मेहनत से, ईमानदारी। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14। दोस्तों अलग अलग करके मैं बता देता हूं आपको। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। दोस्तों देश या विदेश अर्थात अपने देश का व्यक्ति या कोई भी विदेशी व्यक्ति को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उसको समान अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यानी कानूनी जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, इसमें देश के या विदेशी किसी भी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी नागरिकों को है, चाहे वो अपने देश का हो या विदेश को हो, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या, कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति को लेकर के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे देश में। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में है। उसके बाद 16 में है दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को
अवसर की समानता दिया गया, चाहे नौकरी हो, पेशा हो, कहीं पर भी ये सबको समान अवसर प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। उसके बाद दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। दोस्तों एससी के लिए दलित वर्ग का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है और इसका उन्मूलन की बात करता है कि कोई किसी दलित के साथ, किसी एससी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख, इसके लिए हमारा संविधान मना करता है अनुच्छेद 17 कि भाई भेदभाव मत करो। हमारे देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का या किसी जात बिरादरी का। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। दोस्तों हमारे देश में जैसे सेना के द्वारा कोई उपाधि दिया जाता है या कोई भी राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता किसी को। हमारे देश में जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है, वह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन कोई भी राज्य अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोई उपाधि नहीं दे सकता। उसके बाद याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को किसी बाहरी देश का कोई देश अगर उपाधि दे रहा है या पुरस्कार, कोई भी अगर उपाधि दे रहा है या कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहा है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जो है कि वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने देश का है, कोई बाहरी देश का अगर उपाधि अगर कोई दे रहा है, उसको लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में है। वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के मतलब आपको अपने आप को अपराध मुक्त सिद्ध करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, तो कि इसका उल्लेख जो है उसके संरक्षण अपने अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी कोई अगर अपराध नहीं किए हैं और आपको गिरफ्तार किया गया है तो दोष सिद्धि के लिए अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपको संरक्षण ले सकते हैं। और अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दिया जा सकता। एक ही बार सजा देने का प्रावधान है। एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही बार सजा पाने का जो है कि व्यवस्था किया गया है, वो एक ही बार सजा उसको दिया जाएगा। यह 20(1) कहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा का प्रावधान नहीं है, तो 20(1) मतलब एक व्यक्ति को अगर कोई अपराध किया है, दोबारा फिर वही अपराध किया है, ठीक है, तो उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 20(3) क्या कहता है? 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ खुद गवाही दीजिए। किसी भी अपराध के लिए खुद को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। जैसे विदेश विदेश का भ्रमण कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो प्राणदैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 21A में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। और दोस्तों 1 अप्रैल 2010 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को उसे लागू किया गया, क्योंकि ये 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अधिकार से शिक्षा दिया जाता है। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया और 1 अप्रैल 2010 से उसको लागू किया गया। उसके बाद दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से किसी मामले में अपराध के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण
का प्रावधान है अनुच्छेद। दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।